देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ा 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे आप देखेंगे एलसीएम और आपका जो है एचसीएफ है ना, एलसीएम और एचसीएफ का आपका रेशियो दिया हुआ है। गुना कह रहा है, इसका मतलब क्या है, रेशियो आपका दिया हुआ है। कह रहा है एचसीएफ से जो है, एचसीएफ से यह 14 गुना एलसीएम है। तो कहने का मतलब है एलसीएम एचसीएफ अगर 1 होगा तो 1 का 14 गुना एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। ये आपका रेशियो दिया हुआ है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ का आपका रेशियो दिया हुआ है। अब आगे बात कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक का जोड़ एलसीएम और एचसीएफ के महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है, 600 है। तो निश्चित संख्या दिया हुआ है 600 है ना। यह किसका जोड़ है, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ है। तो यहाँ पे निश्चित राशि दिया हुआ है 600 और अनुपातिक राशि दिया हुआ है 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 है ना। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं। तो और जब हमें एलसीएम निकालना हो है ना, ये ध्यान दीजिएगा, जब हमें एलसीएम निकालना हो तो 14 से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर जो है एचसीएफ अगर निकालना हो, तो यहाँ पे देखेंगे अनुपातिक राशि का तुलना जो है निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर देंगे और हमें एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना। ये ट्रिक सीख लीजिए। तो 15 चौका 60, 0 तो आपका 14 चौका कितना होता है, 56। तो 560 कितना एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ देखिए 15 चौका 60 तो कितना हो जाएगा, 40। एचसीएफ आपका 40 हो गया और एलसीएम कितना हो गया, 560। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप यह जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो कहने का मतलब है कोई संख्या ए गुने बी है उसका बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। तो एक संख्या आपका दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है, 280। तो मान लेते हैं कि जो है बी आपका दिया हुआ है कितना, 280। एलसीएम कितना निकाले हैं, 560 और एचसीएफ कितना निकाले हैं, 40। तो यहाँ से निकल जाएगा है ना। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है 280 इधर भेज देंगे तो ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। तो 560 गुने 40 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 280। शून्य से शून्य काट दीजिए है ना, 7 चौक 28, 7 8 56। तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए 80 हो जाएगा है ना। तो आपका कह रहा था एक संख्या दिया हुआ है ना, मान लो कि पहली संख्या हमें क्या पूछ रहा था, पहली संख्या मान लिया आपसे पूछ रहा था और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या आपका दिया हुआ था। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ था, 280 और पहली संख्या पूछ रहा था तो पहली संख्या कितना आया, 80। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है संख्या 23.43 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है को P/Q के रूप में क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। तो जो प्रश्न आपका दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ देखिए, जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार इसको कह रहा है कि किस रूप में जो है इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, है ना, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही आपका प्रश्न दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है 23.43 पे रेकरिंग दिया हुआ है ना। तो 4-3 पर जो ये बार का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब है 4-3 का क्या है, रिपीटेशन है। तो इसको जब हम P/Q के रूप में हम व्यक्त करेंगे, जब P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करते हैं, दशमलव मतलब जितने संख्या पे आपका बार दिया हुआ है उतने संख्या नीचे में क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। तो 2 संख्या पे बार दिया हुआ है तो 2 ठो 9 लिख लिए, और जिस संख्या पे बार नहीं दिया रहता है उस संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस। तो 23 पे बार नहीं दिया हुआ है तो 23 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो घटाइए, कितना आता है, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 23 बट्टा क्या हो जाएगा, 99। आपका 2320/99 आया है। यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, कह रहा है x के पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है, सिर्फ तभी। यह कब मतलब कह रहा है कि यह एक गुणांक हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है। तो चलिए इसको देखिए, कह रहा है x+1 जो है, कह रहा है x के घात n+1 का क्या है, एक गुणांक है ना, मतलब इसका एक क्या है, गुणनखंड है। कौन, x+1, ठीक है। तो जब कोई संख्या गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, तो देखिए यहाँ पे 12 का गुणनखंड क्या है, 2 है ना। इसके बाद क्या है, 3 है। इसके बाद क्या है, 4 है। इसके बाद क्या है, 6 है। ये सब क्या है, 12 का गुणनखंड है। तो जो संख्या 12 का गुणनखंड होगा वह 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो 2 अगर 12 का गुणनखंड है तो 12 में जब आप भाग देंगे 2 से, है ना, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसका शेषफल कितना आ जाता है, 0। जब कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होता है, जब कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार से अगर कह रहा है प्रश्न में कि x+1, अगर x के घात n+1 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है x+1 से अगर x के घात n+1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 उसका शेषफल बचेगा। मतलब यह जो x+1 जो है x के घात n+1 को पूरी तरह क्या कर देगा, काट देगा। क्लियर। तो जब ऐसा काट देगा इसका मतलब 0 आ जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, x+1 बराबर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि तो तभी तो पता चलेगा कि इसे किस संख्या को रखने पर 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो अब जो है x का मान इसमें रखेंगे, कब जो है यह इसका गुणांक होगा,
तो x का मान रखेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले x का मान आपका निकल गया। अब जो है हम n का जो है मान अलग अलग रखेंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस तरह से रख करके चेक करते हैं। तो आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है x के घात n प्लस 1, तो x का मान कितना आया? -1 आया ना। तो यहाँ देखिए -1। अब -1 का घात अलग अलग रख करके आपको चेक करना है। तो हम n का 1 रख करके चेक करते हैं। तो 1 रखेंगे +1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 और +1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0। तो जब हम n का घात 1 रखे हैं तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि n के घात 1 रहेगा तब x + 1 जो है उसका क्या हो जाएगा? मतलब गुणज हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, है ना। अब चलिए दूसरी बार, x के घात, अब x -1 के घात हम कितना रखते हैं? 2 रख के चेक करते हैं। तब जब 2 रखेंगे तो क्या होता है वह चेक कीजिए। तो देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे देखिए 1 और +1 कितना हो जाएगा? 2। तो जब 2 हो जाएगा इसका मतलब है कि यह जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। जब आप यहाँ पे मान 0 आएगा तभी वह संख्या x के घात n + 1 का गुणनखंड होगा, x + 1, है ना। तो अगर देखिए यह एक जब कह रहा है प्रश्न में यह x का गुणनखंड है, पहले से कह रहा है, तो जब 1 रखे हैं n का घात तब यह उसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा है, हो जा रहा है। जब n का मान हम 1 रख रहे हैं उस परिस्थिति में x + 1 जो है x के घात n पावर 1 का एक गुणनखंड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब 1 रखें तो 0 आ रहा है। जब सम संख्या 2 रखें तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं ना होगा, 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, x + 1। फिर आप देखिए दूसरा संख्या 1 रख करके चेक करते हैं। जब आप n का वैल्यू 3 रखेंगे तब क्या होगा? तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, अब जब तीसरा बार करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, है ना। फिर +1 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा वैल्यू। इसका मतलब है n के पावर n का मान जब हम 3 रखे हैं उस परिस्थिति में 0 आ गया है। इसका मतलब है जब n का घात 3 रहेगा तब भी जो है x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। हम n का मान 4 रख करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 4 रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या 2 शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा। कौन? x + 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। किसका? जब आप x का घात 4 + 1 रखेंगे उस परिस्थिति में x + 1 जो है इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विषम संख्या रख रहे हैं तब उसका गुणनखंड हो जा रहा है। तो प्रश्न करा x + उसका गुणनखंड है, और सम संख्या रख रहे हैं तो उसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका यह ऑप्शन क्या है? यह n क्या होगा? n एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? n का मान जो आप एक विषम संख्या रखेंगे तभी संभव है x + 1 इसका गुणनखंड होगा, गुणज होगा, है ना। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। n जो है कैसा संख्या है? एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 में देखेंगे, कह रहा है 6x के घात 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है ना। तो महत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है 6x के घात 4 और क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? दूसरा 12xy,
दूसरा जो दिया हुआ है 12xy। तो इसका महत्तम समापवर्तक आपसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है ना। तो इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें से क्या आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, तो अब हम 6xy कॉमन ले लेंगे, है ना। तो इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ केवल क्या, जब xy यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x के घात कितना बच जाएगा, 3, है ना। तो x के घात यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6xy कॉमन ले लिए तो इतना बच गया। तो इन दोनों संख्या, तो यह दोनों क्या है, गुना में है ना। तो यहाँ पे देखिए यह जो है 6y जो है कॉमन आया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही ना हो जाएगा, बाकी तो और कुछ कॉमन लेने वाला है नहीं। तो केवल इसमें आपको यह देखना है कि कॉमन हम इसमें से इन दोनों संख्याओं में से क्या ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं 6y कॉमन ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है कि √10 गुने √15 बराबर है, किसके बराबर है। तो प्रश्न में दिया हुआ है √10 और क्या दिया हुआ है, गुने √15 दिया हुआ है। तो देखिए जब गुना में है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 10 गुने 15 लिख सकते हैं कि नहीं। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको तोड़ दीजिए। हम ऐसा तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो संख्या जोड़ा रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10 गुने 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15। तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ है, तो 2 5 के बदले में 1 5 बाहर कर लेंगे, और रूट के अंदर में 2 गुने 3 रह जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, तब 5 √2 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 √6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। यह किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 में देखेंगे, करा 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है ना। यह परिमेय संख्या है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है देखेंगे, 3 + √3 और एक संख्या दिया हुआ है 3 - √3। तो यह आपका एक सूत्र याद होगा, है ना, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना। तो a का स्क्वायर, यह a हो गया और यह क्या हो गया, b। तो a का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और -√3 का आप स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जो है ए, यह जो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = 0 भी नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में हाँ दिया हुआ है, तो ए में आपका दिया हुआ है हाँ। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कर रहा है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका प्रश्न कह रहा है 1.34 को किस में लिखना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में आपको लिखने की बात कर रहा है ना।
तो जब 1.34 का ही दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बदले में 1 आ जाएगा और जितना संख्या है उतना शून्य आ जाएगा। तो यहाँ काट दीजिए, कटता है तो, है ना। तो 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0, है ना। तो 67 बट्टा कितना हो जाएगा 50। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट, बी। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नोट की देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 108 क्या कह रहा है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है ना। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। क्या सभी वास्तविक संख्या, है ना, परिमेय संख्या है? तो देखिएगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। अपरिमेय संख्या भी आता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो सभी वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या तो नहीं है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में देखेंगे 0.23 के ऊपर क्या दिया हुआ है? रेकरिंग दिया हुआ को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसका यह कहने का मतलब है, यह प्रश्न आपसे कह रहा है कि 0.23, है ना, और इसके ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। यह आपसे कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो जब आप P/Q के रूप में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना क्या करते हैं, नीचे में 9 देते हैं, और जिस संख्या में रेकरिंग नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस। तो 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 को माइनस करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी कितना होगा, वही बात रह जाएगा। तो 23/99 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे आपका दिया हुआ है 110। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, A × B बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।